सवाल एक है सर, आप 94 दिन हो गया पद यात्रा करते हुए, मुसीबतें आई होंगी। क्या क्या मुसीबतें अभी तक झेलना, और आपको जनता को क्या क्या मिला आपको कि मुसीबतें हो रहा है इस सरकार में? उससे सबसे ज़्यादा कठिनाई, सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब व्यक्ति को है। और ध्वस्त हो जाने के पीछे दो वजह है। देखेंगे तो बिहार में किसानों की जो समस्या है कि यहाँ खाद बीज की अनुपलब्धता या उसकी कालाबाजारी, साथ में सिंचाई का साधन का न होना, और जिन क्षेत्रों में बाढ़ आता है उसकी वजह से जो नुकसान है। तीसरा जो बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है वो स्वच्छ भारत अभियान का है। मैं बिल्कुल आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, बिल्कुल ये ODF जो कराया गया है ये फार्स है, क्योंकि मैं पैदल ही चल रहा हूँ। तो खुले में से नली को लाकर एक बड़े नाले में जोड़ा जाएगा और उस नाले से पानी को निकालकर उसके निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। साथ में गलियों का भी पक्कीकरण होगा। मैं अभी तक जितने गांव में गया हूं, ग्रामीण सड़क, गली और नली की हालत जंगल राज के ज़माने में जैसी रही होगी उससे भी शायद बदतर है। और नोट कर लीजिए, इसको चलाइएगा जरूर। विधायक इंक्लूडेड, विधायक भी उसमें पैसा ले रहे हैं। विधायक से लेकर नीचे तक हर क्विंटल पे 40 रुपये प्रति क्विंटल के दर से वो पैसा काटा जा रहा है, जिसकी वजह से सवाल एक है सर, आप 94 दिन हो गया पद यात्रा करते हुए, मुसीबतें आई होंगी। क्या क्या मुसीबतें अभी तक झेलना, और आपको जनता को क्या क्या मिला आपको कि मुसीबतें हो रहा है इस सरकार में? नहीं, मुसीबत जो जनता की है, मुझे तो ऐसी कोई मुसीबत है नहीं। अब पैदल आप नहीं चलिएगा रोज सर, वो आपकी मुसीबत नहीं है, जनता की क्या मुसीबतें हैं जो आपको पता चला हो? लंबी फहरिस्त है। बिहार में जो परेशानी लोगों की है वो तो आपको पता ही है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन, उससे जुड़ा हुआ पलायन। आप बिहार में जिस किसी भी गांव में हम लोग गए हैं, मेरा अपना अनुमान है कि 50 से 60% जो नवयुवक हैं वो बाहर मजदूरी करने के लिए उनको जाना पड़ता है। ज़्यादातर गाँव में, जिन प्रखंडों, जिन पंचायतों में बाढ़ की स्थिति है या बाढ़ आता है वहाँ पर पलायन ज़्यादा है। जहाँ बाढ़ नहीं आता है वहाँ थोड़ा पलायन कम है, लेकिन पलायन की स्थिति करीब करीब हर जगह है। दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी लोगों ने बताई वो है शिक्षा का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की जो स्थिति है उससे सबसे ज़्यादा कठिनाई, सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब व्यक्ति को है। और ध्वस्त हो जाने के पीछे दो वजह है। एक तो सरकार के ऊंचे स्तर पर जो लोग बैठे हैं, शिक्षा के प्रति जो उदासीनता है वो एक मुख्य कारण है। और एक समतामूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के चक्कर में कि हर गांव में, हर पंचायत में स्कूल खोल दिया जाए, उस चक्कर में सरकार की शिक्षा नीति बिल्कुल गलत है। इन्होंने जो विद्यालयों का, शिक्षकों का और बच्चों का समायोजन है वो कहीं देखने को नहीं मिला। मतलब जहाँ बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं हैं। तो इस समतामूलक शिक्षा व्यवस्था जो पेपर पर बनाई गई है, जिसमें विद्यालयों को उत्क्रमित करके हर गांव को विद्यालय दे दिया गया, शिक्षक नहीं आए, नियोजित शिक्षकों के आधार पर आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था चलाने की कोशिश करी है, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। वो हर जगह बात हो रही है। तीसरी जो बड़ी बात हर जगह देखने समझने को मिलती है वो किसानों की जो समस्या है। किसानों की तात्कालिक समस्या, खाद यूरिया का न मिलना, पोटास और DAP पर 800-500 ब्लैक लगना, और खासकर यूरिया को लेकर तो पूरे ज़िले में ही हाहाकार है, दोनों ज़िलों में। ये तो तात्कालिक समस्या है, लेकिन अगर अदरवाइज़ भी अगर आप देखेंगे तो बिहार में किसानों की जो समस्या है कि यहाँ खाद बीज की अनुपलब्धता या उसकी कालाबाजारी, साथ में सिंचाई का साधन का न होना, और जिन क्षेत्रों में बाढ़ आता है उसकी वजह से जो नुकसान है। और इन सब से ज़्यादा परेशानी किसानों की ये है कि जो फसल वो उपजाते हैं उसका उनको कीमत नहीं मिलता है। जैसे अभी धान कटा है, जब मैं पदयात्रा कर रहा हूँ तो धान का कटने का सीज़न रहा है, तो मुझे ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिले जो 1200 से 1500 में जिन्होंने अपना धान बेचा है, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य 20-150 रुपये है। मैंने एक इसका अध्ययन जब कराया तो मुझे पता चला कि बिहार में पिछले 10 साल में औसतन 13% धान सरकारी मूल्य पर खरीदा जाता है, गेहूँ 1%। पंजाब में ये आंकड़ा है 70%। इसका नुकसान कितना बिहार के लोगों का है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर बिहार में जो फसल लोग उगा रहे हैं, सारे परेशानियों के बाद भी अगर उनको समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाए तो बिहार में किसानों को 25,000 करोड़ रुपया अलग से हर साल मिलने लगेगा। 25,000 करोड़ रुपया, क्योंकि जो धान आप जा रहे हैं 20-50 का, उसको बेच रहे हैं 1200 में, तो पैसे का आपका नुकसान हो रहा है। और रोज़ हम लोग बात करते हैं कि पंजाब का किसान हमसे बहुत बेहतर है, तो भाई पंजाब में 70% धान गेहूँ खरीदा जा रहा है समर्थन मूल्य पे, आपके यहाँ खरीदा जा रहा है 13% और 1%। तो किसानों की वो बहुत बड़ी समस्या है।
तो पहली बात रोजगार पलायन, दूसरी बात किसानों की जो शिक्षा, और तीसरे किसान। इसके बाद जो दो बड़ी योजनाएं यहाँ जो चल रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसकी बड़ी चर्चा होती है, वो एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें गरीब व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है। दोनों तीनों जिलों में, दोनों चंपारण और शिवहर में घूमने के बाद मैं आपको बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूँ कि कहीं पर किसी को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है, लोगों को 4 साढ़े 4 किलो अनाज मिल रहा है। और वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसको जब मैंने पता किया, बात करी कि हर प्रखंड में 15,000 से 25,000 क्विंटल तक अनाज आता है, और हर क्विंटल पर प्रति क्विंटल 40 रुपये की दर से उस पर पीसी या भ्रष्टाचार के तहत जनप्रतिनिधि, और नोट कर लीजिए, इसको चलाइएगा जरूर, विधायक इंक्लूडेड, विधायक भी उसमें पैसा ले रहे हैं। विधायक से लेकर नीचे तक हर क्विंटल पे 40 रुपये प्रति क्विंटल के दर से वो पैसा काटा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को 5 किलो के बजाय 4 साढ़े 4 किलो ही अनाज मिल पा रहा है। दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बड़ी स्कीम जो चलती है वो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले इंदिरा आवास योजना थी। ज़्यादातर जो लोग लाभार्थी अभी तक हमको मिले हैं पिछले 90 दिनों में, वो इंदिरा आवास योजना की बात करते हैं, जिनको पहले के ज़माने में 20,000 रुपये घर बनाने के लिए मिले हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 1,45,000 रुपये मिलने, 1,40,000 मिलने का जो प्रावधान है, उसमें करीब 70% लोगों ने बताया कि उनको 25,000 से 40,000 रुपये घूस देना पड़ता है, अलग अलग चरणों में। इंदिरा आवास योजना के नाम लिखे जाने का रेट है 1,000, उसको आगे बढ़ाने का रेट है 2,000, ऐसे करके उनको 25 से 40,000 रुपये देना पड़ रहा है। जहाँ जनप्रतिनिधि ईमानदार हैं, पैसा नहीं ले रहा है, वहाँ 20-25 हज़ार रुपये लग रहा है। जहाँ जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहे हैं, वो 35-40 हज़ार रुपये लग रहा है। अफसर तो पैसा ले ही रहा है। तीसरा जो बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है वो स्वच्छ भारत अभियान का है। मैं बिल्कुल आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, बिल्कुल ये ODF जो कराया गया है ये फार्स है, क्योंकि मैं पैदल ही चल रहा हूँ। तो खुले में शौच ज़्यादातर गाँव की आज भी सच्चाई है, और दोनों चंपारण और शिवहर में लोगों ने बताया कि शौचालय बनाने की जो योजना चली है उसमें व्यवस्थित तरीके से 2,000 से 6,000 रुपये तक लिए गए हैं, और लाभार्थियों को 12,000 रुपये दिए गए। तो ना शौचालय बनाने की कोई प्रक्रिया की गई है, ना उनको समझाने का प्रयास किया गया है कि उनको शौचालय का उपयोग करना है। तो ODF या जो हर घर में शौचालय की बात है, ये करीब पेपर पर ही है। जिन लोगों ने स्वयं से बनाया हो तो मैं वो ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी ने नहीं बनाया है, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर शौचालय जो है वो कागज़ों पर ही बनाए गए हैं। इसके अलावा बिहार सरकार की जो बड़ी योजना चल रही है वो 2 योजनाएं 7 निश्चय के अंतर्गत। पहली योजना हर घर नल जल योजना जो है, जिसमें सरकार ने 25-30 हज़ार करोड़ रुपये अभी तक खर्च कर दिया है। इसकी स्थिति ये है कि पश्चिम चंपारण में 90% नल जल योजना चल नहीं रहा है। पूर्वी चंपारण में स्थिति थोड़ी बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है कि 60-70, कोई काउंट तो जितना कर सकते हैं, लेकिन 60-70% नल जल योजना नहीं चल रही है। मतलब पश्चिम चंपारण में 10% नल जल योजना चल रही है, आपके पूर्वी चंपारण में 25-30% नल जल योजना चल रही होगी। दूसरी एक जो बड़ी योजना 7 निश्चय का हिस्सा था वो था नालियों और गलियों का पक्कीकरण। ये बिल्कुल सिरे से ये योजना कहीं ज़मीन पर, धरातल पर उतरी ही नहीं है। 7 निश्चय जब 14 में बनाया गया था तो उसमें सबसे बड़ी योजना नालियों गलियों का पक्कीकरण का था। 80,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च होने थे 5 वर्ष में। उसमें ये प्रावधान था, ये वो मानकर चला गया था कि सारे गाँवों को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जोड़ दिया गया है। अब गलियों को और नलियों को का पक्कीकरण होना चाहिए। उसमें ये व्यवस्था बनाई गई थी कि हर घर से नली को लाकर एक बड़े नाले में जोड़ा जाएगा, और उस नाले से पानी को निकालकर उसके निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। साथ में गलियों का भी पक्कीकरण होगा। मैं अभी तक जितने गाँव में गया हूँ, ग्रामीण सड़क, गली और नली की हालत जंगल राज के ज़माने में जैसी रही होगी उससे भी शायद बदतर है। कहीं पर ये नली गली बना नहीं है, कहीं कहीं पर नलियों का निर्माण कराया गया है, लेकिन बड़े नाले बना दिए गए हैं बेतरतीब तरीके से, बिना सोचे समझे पैसा निकालने के लिए। ना उसमें पानी आता है ना उससे कोई निस्तारण की व्यवस्था। उसमें ज़्यादातर कूड़ा करकट भर गया है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। दूसरी जो एक बड़ी बात, 2 चीज़ जो हम लोग इस सरकार को के बारे में जो कही जाती है, जो इन्होंने काम किया है, वो है बिजली और सड़क। ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार के राज में कम से कम इन 2 क्षेत्रों में सुधार हुआ है। बिजली आ गई है और सड़क बन गए हैं। मैं बिजली के बारे में ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी तक एक टोला मुझे कोई मिला है जहाँ पर बिजली नहीं थी, बाकी हर जगह बिजली आ गई है। लेकिन बिजली के साथ हर गांव में लोग बढ़े हुए बिजली का दर
जो बिल आ रहा है, गलत बिल आ रहा है, उसकी समस्या करीब करीब हर गांव में लोग बताते हैं। लोगों को 2,000 से 70,000, 80,000 रुपये तक का बिल आया है। ऐसे बहुत गांव मिले हैं जहां लोगों ने बताया कि 40-50 गाँव के घरों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जिनको इतना उन पर फौजदारी का केस हो गया है कि वो गाँव घर छोड़कर भाग गए हैं। तो बिजली का जो बढ़ा हुआ या गलत बिल समाज के नज़रिए से है, ये एक बड़ी समस्या के तौर पर बिहार में आपको आने वाले समय में सुनने को मिलेगी। जहाँ तक सड़कों का सवाल है, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे ज़रूर बेहतर हो गया है, लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति भयावह है। ज़्यादातर गाँव में, मैं एकदम नंबर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 90% गाँव में जहाँ मैं अभी गया हूँ पैदल चल के, वहाँ पर कहीं पर अंदर ग्रामीण सड़क ठीक हालत में नहीं है, या तो सड़क है ही नहीं या बनी है तो टूट गई है। तो इस पर जो दावा है नीतीश कुमार का कि सब सड़कों को गाँव तक पहुंचा दिया गया है, उस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। कभी बनाया गया होगा लेकिन अब टूट टाट गया है, कोई रोड बचा नहीं है। तो इन दो बातों की जो बात आपको बतानी थी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला वर्ड है वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और दलाली का नया नाम बिहार में जो है पीसी। आप जिस किसी से भी बात कीजिए, वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, अमीर हो, धनी हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जनप्रतिनिधि हो, हर व्यक्ति आपको बताएगा कि बिहार में अफसरशाही हावी है, अफसरों की मनमानी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार का जो ये राज है, बिहार ने एक दौर देखा था अपराधियों के जंगल राज का। आज जो दौर हम लोग देख रहे हैं, ये अफसरों का जंगल राज है। इसमें कोई किसी की सुनवाई नहीं है। जो अफसर चाहते हैं वही हो रहा है, और चाहे वो थाने की बात हो, ब्लॉक की बात हो, सीओ के ऑफिस की बात हो, कहीं पर या पंचायत ऑफिस की बात हो, जो अफसर चाहेगा वही होगा। ऐसी धारणा जनरली है। बिहार में अंत में मैं आपको एक बात जो बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक का मेरा अनुभव है कि समाज में सरकार को लेकर एक बड़ी संख्या में लोगों के मन में या तो उदासीनता है या गुस्सा है। मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जिनको इस सरकार से बड़ी आशा हो कि अभी कुछ अच्छा होगा, देखिए सरकार प्रयास करेगी। ज़्यादातर लोगों ने ये मान लिया है कि अभी सरकार से तो कुछ होने से रहा, तो या तो वो उदासीन है या सरकार के प्रति उनके मन में गुस्सा है। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात हो गई है कि भैया अभी सरकार से निजात पाने का समय आ गया है। उनके मन में ज़रूर है कि कोई सामने विकल्प नहीं है, तो वो देख रही, जनता उसको देखेगी, जांचेगी, समझेगी। लेकिन इस सरकार का इकबाल, इसके लिए लोगों में उत्साह कहीं मुझे देखने को नहीं मिला।